गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइनल ईयर की क्लास का जो सेकंड पेपर हमारा प्रसार शिक्षा चल रहा है, उसमें हम अब तक स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की गतिविधियों के बारे में बात कर रहे थे। आज से हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की जाने वाली प्रसार गतिविधियां डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट आज़ादी के पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया पहला प्रोजेक्ट था, जो कि यूपी के इटावा में प्रारंभ किया गया था। इटावा से 17 मील दूर महेवा में प्रारंभ किया गया था 1948 में। इसके प्रणेता अमेरिकी लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर थे, जो कि 1944 में भारत आए थे, और उन्हीं की देखरेख में इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया था और चलाया गया था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु सघन कार्य करना था। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए संसाधनों का पता लगाना, ग्रामीण विकास की संभावनाओं का पता लगाना, उनके अनुरूप विकास करना, ग्रामोत्थान के प्रति लोगों की रुचि का पता लगाना, उन्हें ज्ञात करना कि विकास कार्यक्रम में कितने लोगों ने भाग लिया, कितनों ने उसे अपनाया, ग्रामीणों को मानसिक रूप से तैयार करना कि वे विकास कार्यक्रमों को अपनाएं, ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास हेतु कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सहकारिता, सामुदायिक जीवन और समाज सुधार के प्रति लोगों को जागरूक करना। ये मुख्य उद्देश्य हैं जो इस प्रोजेक्ट के निर्धारित किए गए थे, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यह इस प्रोजेक्ट की गतिविधियां आयोजित की गई। इटावा प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो संगठन तैयार किया गया, उसमें ग्राम स्तर कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई थी। ग्राम स्तर कार्यकर्ता की नियुक्ति VLW की नियुक्ति की गई थी। ये कार्यकर्ता गांवों में जाकर रहते थे, गांवों को उन्नत तरीके से खेती करना, पशुपालन करना आदि सिखाते थे, लोगों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में बताते थे, उत्तम तरीके से खेती करने के परिणाम प्रदर्शित भी करते थे, और जब परिणाम प्रदर्शन अच्छा होता था तो उसके सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिलते थे। गांव वालों को कार्यक्रम के प्रति विश्वास उत्पन्न होने लगा, जिसके कारण और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल कृषि अपितु कृषि पर आधारित उद्योग धंधों पर भी बल दिया गया। ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था में सुधार आ सके, ताकि वे व्यवसाय करके धनोपार्जन कर सकें, और लघु कुटीर उद्योग संबंधी योजनाएं इसलिए चलाई गई थी। कृषि सुविधा मुहैया कराने के लिए उन्नत किस्म के बीज, यंत्र, उर्वरक, खाद आदि के लिए बिक्री केंद्र भी खोले गए थे। सरकार ग्रामीणों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, इसकी जानकारी उन्हें प्रसार कार्यकर्ता से मिल जाती थी। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में आकाशवाणी रेडियो जो था वह काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ, उसका काफ़ी योगदान रहा। इसमें आकाशवाणी से विविध कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे, जिसमें खेती बाड़ी से संबंधित प्रोग्राम अधिक हुआ करते थे। महिलाओं के लिए भी आकाशवाणी से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देश विदेश के समाचार और कृषि संबंधी जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता था। इससे ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनने में भी सहायता मिली, रोगों से बचाव करने, उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी उनको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई। चिकित्सा सुविधाएं जो कि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, वो भी उनके बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, साक्षरता केंद्र खोले गए। जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए गर्भ निरोधक ऑपरेशन और गर्भ निरोधक गोलियों का भी मुफ्त वितरण किया गया। इटावा प्रोजेक्ट ने ग्रामोत्थान की दिशा में अनेक ऐसे कार्य किए, और उनमें अधिकांशतः कृषि कार्यों से संबंधित थे। इनके अतिरिक्त जलापूर्ति हेतु नलकूपों का निर्माण करना, भूमि कटाव को रोकना, बिक्री केंद्रों की स्थापना करना, भंडारण सुविधाएं उपलब्ध करवाना, बंजर भूमि में सुधार करना आदि
कार्यक्रम भी आते हैं और इनके अतिरिक्त यातायात सुविधाएं, विद्युत की सुविधाएं, प्रसार केंद्रों की स्थापना आदि पर भी इसमें बल दिया गया। इटावा प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर हम बात करें तो उसमें जिन क्षेत्रों में इसे चलाया गया वहाँ अच्छी खेती हुई, अनाज का अच्छा उत्पादन बढ़ा, फल सब्जियों की खेती भी अच्छी होने लगी। रोगों पर भी नियंत्रण होने लगा और इन सब के कारण इटावा प्रोजेक्ट 64 गांवों में चलाया गया, जो बाद में बढ़कर, प्रारंभ में 64 गांव थे, जो बाद में बढ़कर 97 गांवों तक उसकी संख्या पहुंच गई। गांवों में जो ये धारणा व्याप्त थी कि ग्रामीण अशिक्षित, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी होते हैं, वे परिवर्तन और विकास में विश्वास नहीं रखते, इस सोच में काफ़ी हद तक परिवर्तन लाया जा सका। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट ने कई नकारात्मक धारणाओं को भी सिरे से खारिज कर दिया, सकारात्मक धारणाओं को विकसित करने में काफ़ी योगदान रहा। परिवार नियोजन को अपनाने के लिए भी लोगों को काफ़ी प्रेरित किया, जिससे लोग इस ओर ध्यान देने लगे। कई बीमारियों पर अंकुश लगा, साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई और प्रोजेक्ट की कई अमूल्य उपलब्धियां और भी हैं जो उन्हें प्राप्त हुई। अगर कहा जाए तो इटावा प्रोजेक्ट के जो परिणाम थे वो काफ़ी कुछ सकारात्मक प्राप्त हुए थे, काफ़ी उपलब्धियां इटावा प्रोजेक्ट को प्राप्त हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें काफ़ी कुछ खामियां रह गईं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में चलाए जाने के कारण, यह एक अग्रगामी परियोजना होने के कारण कुछ सीमित क्षेत्रों में ही चलाए गए, कुछ ग्रामीणों को ही जिससे इसका लाभ मिल सका। बाकी अन्य क्षेत्रों के जो ग्रामीण थे उनको तक इसका लाभ प्राप्त नहीं हो सका। स्वतंत्र भारत का पहला कार्यक्रम था, इसलिए लोगों की भागीदारी भी कम रही। इसमें अधिकांश लोग कार्यक्रम के प्रति शंकित ही रहे, उनके मन में शंकाएं चलती रहीं और यह कार्यक्रम भ्रामक लगने लगा उनको। साधारण संपन्न उच्च वर्ग के लोगों ने यह कार्यक्रम अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध माना, क्योंकि वे अपने हाथों में खेती पर जाकर काम करना अपमानजनक कार्य समझते थे। इसलिए कार्यक्रम अधिक दिनों तक सफलतापूर्वक अपने पैर नहीं जमा सका। ओवरऑल यदि हम बात करें तो आज़ादी के बाद का जो पहला प्रोजेक्ट था इटावा प्रोजेक्ट, वो उस हिसाब से उस दृष्टिकोण से काफ़ी सफल और उपलब्धिदायक प्रोजेक्ट माना गया। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रोजेक्ट था नीलाखेड़ी विकास कार्यक्रम। नीलाखेड़ी विकास कार्यक्रम अंग्रेजों के भारत छोड़ने से पूर्व भारत को उन्होंने 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था, जिसे हम भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। भारत के समक्ष जिसके कारण एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी कि 7,000 पाकिस्तानी विस्थापितों को कहाँ बसाया जाए। तत्कालीन सामुदायिक विकास और सहकारिता संघ मंत्री, जो कि 1947 से 65 तक थे, S.K. डे के निर्देशन में नीलाखेड़ी विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण शहरी लोगों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उन्हें स्वयं सहायता करने के लिए प्रेरित करना। पाकिस्तानी विस्थापितों को बसाने के लिए नीलाखेड़ी स्थान को चुना गया था। यह क्षेत्र हरियाणा राज्य में है और पहले नीलाखेड़ी में केवल जंगल और दलदली क्षेत्र हुआ करता था। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत कुरुक्षेत्र से की गई थी। कुरुक्षेत्र के आसपास के 100 गांवों में कार्यक्रम को चलाया गया था, जिसे 1948 जुलाई में दिल्ली अंबाला हाईवे पर 1100 एकड़ क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। पाकिस्तानी विस्थापितों को उसी क्षेत्र में बसाया गया था। यही क्षेत्र नीलाखेड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस क्षेत्र में कई बहुआयामी परियोजनाएं लाई गईं ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके और ग्रामीण पाकिस्तानी विस्थापितों को वहां बसाकर उनका विकास किया जा सके, जिसके तहत कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए, जो इस प्रकार हैं। पाकिस्तानी विस्थापितों को बसाना इसका मुख्य उद्देश्य था इस प्रोजेक्ट का।
फिर जो स्थान वहाँ के लिए चुना गया था वह पूर्ण रूप से बंजर, ऊसर, दलदली था, जिसे विकसित करना और खेती योग्य बनाना एक चुनौती थी। लोगों की मूलभूत सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करवानी थी। लोगों के जीवन यापन हेतु रोजगार का प्रबंध भी करना था। लोगों में अपनी सहायता स्वयं करो की भावना का विकास करना। लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना। लोगों में सहयोग, समन्वय की भावना पैदा करना। आत्मनिर्भर होकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। ये मुख्य कुछ चुनौतियाँ थी या आप उद्देश्य कह लीजिए जो इस प्रोजेक्ट के निर्धारित किए गए थे, और इन्हीं के तहत इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियाँ प्लान की गई इस कार्यक्रम के तहत, जैसे कि जब नीलाखेड़ी क्षेत्र के लिए में इस योजना को चालू किया गया, तब यह योजना जो थी उसका स्वरूप अत्यंत ही व्यापक और विस्तृत था। कई लोग जिसके कारण इस योजना से शंकित भ्रमित भी रहे, क्योंकि वह वैसे भी विस्थापित थे, जिन्हें पाकिस्तान से विस्थापित थे और भारत में आए थे। उन्हें यहाँ एक नया देश था, नया एनवायरनमेंट था, यहाँ बसना था, और उनके मन में शंकाएं थी कि ये योजना कैसे, किस प्रकार सफल हो पाएगी। परंतु जब लोगों ने जी जान से मेहनत की, श्रमदान किया और बंजर ऊसर भूमि को चमन बना दिया, तो और वहाँ लोग खेती करने लगे। उन क्षेत्र के में गांवों को बसाया गया। लोगों ने मिलजुल कर अपने घर बनाए, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बनाए, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र आदि स्थापित किए। सरकार द्वारा बिजली पानी की व्यवस्थाएं की गईं। लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए लघु और कुटीर उद्योग खोले गए। औद्योगिक संस्थानों को सरकारी स्तर पर स्थापित किया गया। कई प्रशिक्षण केंद्र खोले गए, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, सुअर पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी आदि को बढ़ावा दिया गया। बागवानी सिखाई गई, फल, साग, सब्जियों की खेती करना सिखाया गया। लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए सरकारी सहायताएं, ऋण उपलब्ध करवाना आदि कार्य किए गए। नीलाखेड़ी क्षेत्र के विकास के साथ साथ वहाँ खेतीबाड़ी के साथ ही कुटीर उद्योगों को भी स्थापित करने पर पूर्ण जोर दिया गया। और उस थोड़े कुछ समय पश्चात ही वह क्षेत्र बहुत अच्छा विकसित हुआ। बंजर भूमि जो थी वो लहलहाने लगी थी। काफ़ी खेतीबाड़ी और बाग बगीचे, पेड़ पौधे वहाँ विकसित हो गए थे। सबसे बड़ी उपलब्धि की यदि हम बात करें इस योजना की, तो लोगों में आत्मविश्वास पैदा हुआ। भारत सरकार के प्रयास और लोगों की मेहनत ने रंग दिखाया और जंगल में भी मंगल हो गया। लोग ईमानदारी से श्रम करने लगे। वे पर्वत की जड़ों को भी हिला देते थे। पत्थर पर दूब जमा सकते हैं। दलदल में भी खेती की जा सकती है यदि व्यक्ति मेहनत करना चाहे तो। मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। और लोग पाकिस्तान से जो खाली हाथ आए थे, वे भी अपने प्रयासों और मेहनत से इस बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिया था। औद्योगिक धंधे, व्यापार शुरू किए गए, उद्योगपति बनाए गए। लघु उद्योगों को अपनाकर स्वावलंबी बने लोग सम्मानपूर्वक जीवन जीने लगे। योजना की सफलता को देखकर अन्य क्षेत्रों में भी इस कार्य को लागू करने की, इसी प्रकार की योजनाएं लागू करने की प्रेरणा लोगों में व्याप्त हुई। कुल मिलाकर यह जो नीलाखेड़ी कार्यक्रम था वो काफ़ी सफल रहा और उसके काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट्स देखने को मिले। इसके पश्चात नेक्स्ट कार्यक्रम था सर्वोदय। सर्वोदय अर्थात सबका उदय, सबका भला, सबका उत्थान। शंकर देवराज के शब्दों में सर्वोदय का यदि हम देखें या सर्वोदय को जाने, तो सबका हित, सबका विकास, सबकी उन्नति।
यही मूल मंत्र भी रहा वसुधैव कुटुंबकम। जिस प्रकार परिवार में सभी लोग एक दूसरे का हित चाहते हैं, संसार के सभी लोग कुटुंब भाव से मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का हित करें, सुखी संपन्न रहें, तभी भारत का सच्चा विकास हो सकता है। असली भारत गाँवों में, झुग्गी झोपड़ियों में ही बसता है। यही भावना के साथ इस कार्यक्रम का नाम रखा गया और इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। सर्वोदय जो है वो अगर हम देखें तो भारतीय संस्कृति के साथ प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, यह हमारी भारतीय संस्कृति है और सर्वोदय इसी संस्कृति का पोषण करता है। धर्म को महत्व दिया गया, ऐसे धर्म जो धर्म कांड से परे हो। धर्म अर्थात मानव मूल्यों का विकास, नैतिकता एवं चरित्र का विकास, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये लाइनें हमें हमेशा सुनने को मिलती हैं और हमें याद भी रहती हैं और हम इसी मूल सिद्धांत पर आज भी जीवन यापन करते हैं। यथार्थ में सर्वोदय गांधी जी की विचारधारा का ही रचनात्मक विस्तार है, जिसे बाद में काका कालेलकर, शंकर राय, देव, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे इन्होंने आगे बढ़ाया। सर्वप्रथम सर्वोदय योजना की शुरुआत मुंबई से हुई थी और इसके मुख्य उद्देश्य था मानव मूल्यों की स्थापना करना, जो सार्वभौमिक, सर्वकालिक और सर्वव्यापक हो। सभी लोगों का भला चाहना, कल्याण करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना, ऐसे समाज का निर्माण करना जिसका में शोषण नहीं हो, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, जाति पाति का बंधन नहीं हो, सत्य अहिंसा पर आधारित हो, श्रम की पहचान हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, निस्वार्थ सेवा की भावना हो, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना जिसमें समानता, भाईचारे की भावना, पारस्परिक सहयोग, स्वशासन हो, राजनीति के आधार पर लोक नीति हो, लोक प्रशासन से नहीं अपितु आत्मबल से नियंत्रित हो। सर्वोदय धर्म और मानवीय मूल्यों पर आधारित रखा गया। धर्म हृदय परिवर्तन करके ही ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाया जा सकता है, अमीरी गरीबी की खाई को ख़त्म किया जा सकता है, शोषण को रोका जा सकता है, सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। इन सब विचारों के साथ ही इस कार्यक्रम का आगाज़ किया गया। सर्वोदय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य जो आधार निर्धारित किए गए वो थे भूदान, ग्रामदान, संपत्ति दान, श्रमदान और बुद्धिदान। भूदान, आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदय कार्यक्रम को चलाने के लिए भूदान यज्ञ किया था, उसका आयोजन किया था और उन्होंने पैदल घूम कर लोगों को समझाकर उनका हृदय परिवर्तन करने का प्रयास किया था। उन्होंने लोगों को समझाया कि भूमि ईश्वर की दी हुई संपदा है जिस पर सभी मानवों का अधिकार है। आवश्यकता से अधिक भूमि अपने पास नहीं रखनी चाहिए और इसे भूमिहीनों को दान में कर देनी चाहिए। भूदान दया पर आधारित नहीं होना चाहिए, अपितु जिसके पास अधिक भूमि है वे न्यायिक आधार पर दूसरों को स्वेच्छा से दान कर दें, दूसरों का दुख मिटाएं। इस प्रकार की जो शिक्षा है उन्होंने सारे गांव-गांव जाकर लोगों को देने का प्रयास किया और लोगों की सोच में और उनके विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। नेक्स्ट था ग्रामदान। गांवों के भूस्वामी अपनी भूमि को गांवों के लिए अर्पण कर दें और पूरा गांव सहकारिता के आधार पर खेती करे। ग्रामदान अर्थात गांवों की भूस्वामी अपनी भूमि को गांवों के लिए दान करें और पूरा गांव सहकारिता के आधार पर खेती करे। भूमि से जो पैदावार होती है उस पर सबका समान अधिकार हो। भूमिपति अपनी उपज का 40वां भाग ग्राम सभा के कोष में जमा करवा दे, जिसका उपयोग निराश्रितों और अनाथों के लिए किया जाएगा। ग्राम सभा का संगठन
जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार के सदस्य को सम्मिलित किया जाए। भूमिपति अपनी भूमि का 20% हिस्सा भूमिहीनों को दान कर दे। शेष भूमि भूमालिक रखेगा, जिस पर ग्राम सभा का अधिकार होगा। इस प्रकार के कुछ नियम निर्धारित करने का प्रयास किया गया ग्राम दान के अंतर्गत। इसी प्रकार नेक्स्ट था संपत्ति दान, अर्थात धनवान तथा साधन संपन्न लोग अपनी संपत्ति का कुछ अंश दान करें, जिससे भूदान से प्राप्त भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके। जिनके पास भी अपनी आवश्यकता से अधिक जितनी भी संपत्ति है वो उन लोगों को दान करें जिनको भूदान के दौरान भूमि दी गई है और उनको उसे डेवलप करने के लिए उनके पास कोई साधन संपन्न जुटाने का साधन नहीं है, तो कि वो उनको संपत्ति दान प्राप्त हो और वह उसका प्रयोग उस भूमि को उपजाऊ बनाने और उस पर कार्य करने के लिए प्रयोग कर सके। निर्धन कृषकों के लिए जब तक खेती करना निर्धन किसानों के लिए को खेती करने के लिए बीज, हल, बैल, कृषि अन्य उपकरण, औजार इन सब की आवश्यकता थी। खेती का काम इन सब के बगैर नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके पास इनको खरीदने के लिए धन भी नहीं था, इसलिए संपत्ति दान का प्रावधान रखा गया। नेक्स्ट था बुद्धिदान और श्रमदान। जिन लोगों के पास भूमि नहीं है, संपदा भी नहीं है, परंतु उनके पास समय है, बुद्धि है और कार्य करने की क्षमता है, वे लोग अपने बुद्धि का दान करें, अपना श्रमदान करें, अपना प्रेम दान करें। इससे समाज में भाईचारे की स्थापना होगी, भाईचारे की भावना का विकास होगा और लोग मिलजुल कर कार्य करना और रहना सीखेंगे। 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने पोचमपल्ली गांव के भूमिहीन हरिजनों को रामचंद्र रेड्डी नामक भूमिपति से लगभग 100 एकड़ जमीन भूदान में दिलवाई थी। उनकी जो समस्याएं थी उनको दूर किया था, गांव-गांव जाकर लोगों से भूमिहीनों के लिए भूदान करने के लिए प्रेरित किया था। 1952 में से लेकर 1954 के मध्य भूदान आंदोलन बहुत तेज़ी से हुआ। 1953 में सर्वाधिक भूमि जो थी बिहार राज्य में से प्राप्त हुई थी। 1956 में सरकार ने भूदान से प्राप्त भूमि को विकसित करने के लिए और न्यायिक तौर पर वितरण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। विनोबा भावे ने डकैतों से भी आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया था और सरकार से प्रार्थना की थी कि ऐसे व्यक्तियों को एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करें, जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश के कई डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया और सामान्य नागरिकों की तरह सम्मानपूर्वक जीवन जीने लगे। इतने प्रयास और इतने अच्छे कार्य होने के पश्चात और उनके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के पश्चात भी कई त्रुटियां इस कार्यक्रम में रहीं। जैसे सबसे बड़ी त्रुटि थी उच्च आदर्शों पर आधारित कार्यक्रम था, व्यावहारिकता के धरातल पर तो बिल्कुल था ही नहीं, इसलिए व्यावहारिकता की कसौटी पर पूर्ण रूपेण खरा नहीं उतर पाया। राज्य विहीन, सत्ता विहीन समाज की परिकल्पना की गई थी इसके अंतर्गत, जबकि भारत उन दिनों आज़ाद हुआ था और सत्ता स्वरूप तैयार हो रहा था। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर भी जोर दिया जा रहा था इस कार्यक्रम में, जिस पर तत्कालीन नेताओं ने कोई ध्यान नहीं दिया और ये कार्यक्रम कुछ ही वर्षों में धराशायी हो गया। समान आर्थिक व्यवस्था की बात कही गई थी, जिससे सामंतवादी, अर्थवादी और समाज पसंद नहीं करता था। धनाढ्य वर्ग के लोगों ने तो इसे बिल्कुल भी नहीं स्वीकारा था कि कौन अपनी धन संपदा लोगों में दान करे, इतनी उनको इससे कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने वो न तो अपनी संपदा दान करना चाहते थे, न भूमि दान करना चाहते थे और न ही किसी की सहायता करना चाहते थे। भूदान में जो ज़मीनें अगर प्राप्त हुई थी तो वह ज़मीनें भी बिल्कुल बंजर और ऊसर थी, जो खेती के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। भूमिहीनों के पास खेती करने के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे
इसलिए उन पर खेती करना भी संभव नहीं था उनके लिए। भूदान के लिए जो भूमि प्राप्त हुई थी वे पट्टाशुदा नहीं थी। सरकार ने भी इस और कोई ठोस कदम नहीं उठाए। परिणाम स्वरूप भूमि का विकास, रजिस्ट्री, स्वामित्व से संबंधित अनेक समस्याएं जो थी वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुई। ग्राम दान, संपत्ति दान, बुद्धि दान, प्रेम दान के प्रति लोग बहुत उदासीन रहे। उन्होंने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। समाज की ज़्यादातर परसेंटेज लोगों ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम स्वरूप ये जो आंदोलन था, ये जो कार्यक्रम था, पूर्ण रूप से धराशायी हो गया। ये कुछ कार्यक्रम हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांवों के उत्थान के लिए, विकास के लिए, ग्रामीणों के उत्थान और विकास के लिए और भारत देश के विकास के लिए आयोजित किए गए थे। काफ़ी कुछ अच्छी सोच के साथ और अच्छे प्लानिंग्स के साथ, अच्छे कार्यक्रमों, गतिविधियों के साथ प्रारंभ किए गए थे और उनके रिजल्ट्स भी अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ हद तक अच्छे प्राप्त हुए थे। लेकिन किसी न किसी त्रुटि, किसी न किसी कमी के कारण कोई भी प्रोजेक्ट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया और अपना कार्य संपन्न नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमारे देश का जो विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। हमारे देश के विकास की जो गति थी वो बहुत धीमी चली और आज भी वे समस्याएं काफ़ी हद तक हमारे देश में व्याप्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ आपका ये टॉपिक प्रसार गतिविधियों वाला कंप्लीट होता है, जिसमें हमने स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की दोनों गतिविधियों के बारे में डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।